Hello students. So recently we have been witnessing an unrest in Iran और ये unrest इसलिए इतनी ज़्यादा important है क्योंकि इतना बड़ा मैग्नीट्यूड, इतना स्केल और जिस तरीके से सरकार इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है, इट इज़ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी। पहले भी ईरान के अंदर जो है वो अनरेस्ट होता था, इन्फ्लेशन बढ़ती थी, तो जब भी हम देखते हैं कि एक थियोलॉजिकल स्टेट अपने इकोनॉमिकल फाउंडेशंस के ऊपर जो है वो खरी नहीं उतरती, तब तक जो है वो हम एक सोशल मूवमेंट्स का जो है वो फॉर्मेशन देखते हैं। ईरान के अंदर पहले भी सोशल मूवमेंट्स होती रही हैं, इरप्शंस होती रही हैं, अनरेस्ट होती रही हैं, बट इस स्केल के ऊपर जो है वो आपके पास कभी नहीं हुई थी, या फिर आप ऐसे कह लीजिए कि पिछले कुछ सालों के अंदर जो है वो इतना बड़ा स्केल जो है वो नहीं देखा गया था। और रिसेंटली प्रोटेस्टर्स जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि तकरीबन 2500 के आसपास जो है वो जानी नुकसान हुआ है इस मूवमेंट की वजह से। और उसी के साथ साथ जो जुडिशरी है वो भी प्रॉम्प्टिव एक्शंस लेने की बात कर रही है, और उसी के साथ साथ बहुत सारे जो एक अंदेशे हैं वो लगाए जा रहे हैं दैट देयर विल बी पब्लिक हैंगिंग्स और समथिंग लाइक दैट। और जिस तरीके से खोमेनी सरकार जो है वो किल स्विच को यूज कर रही है, या फिर आपके पास जो है वो इंटरनेट ब्लैकआउट्स को यूज कर रही है, इट इज समथिंग टू विटनेस। और इसीलिए वी विल बी यूजिंग सर्टन थ्योरेटिकल लेंसेज so that we can explain that how the power ये जो है वो इन सोशल मूवमेंट्स को देखती है, और किस तरह से ये जो सोशल मूवमेंट्स हैं वो पावर के प्रेशर के बावजूद एक लेवल के ऊपर, खास करके ग्राउंडेड लेवल के ऊपर जो है वो चलती रहती है। चलिए एक एक करके जो है वो हम देखते हैं। इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग these social movements from the lens of Michel Foucault, then Giorgio Agamben, then Asif Bayan, James C. Scott and Manuel Castel। इन 5 लोगों के पर्सपेक्टिव से हम सोशल मूवमेंट को जो है वो देखेंगे। जो पहले दो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, मिशेल फूको एंड जॉर्जो अंगबेन, ये हमें बताएंगे कि कैसे स्टेट जो है वो अपनी पावर को यूज करती है so that it is able to curtail these social movements। फिर उसके बाद we have Asif Bayan, James C. Scott and Manuel Castel। ये 3 लोग जो है वो हमें ऐसे बताते हैं कि किस तरीके से लोग इस प्रेशर के बावजूद एक ग्राउंड लेवल के ऊपर जो सोशल मूवमेंट्स हैं उनको जारी रखते हैं। सबसे पहली जो बात आती है, या फिर सबसे पहला लेंस आता है, दैट इज फ्रॉम मिशेल फूको। मिशेल फूको इसलिए हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मिशेल फूको जो है उनका मानना है कि पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज नहीं होती है। स्टेट रोजमर्रा के जीवन के अंदर आपके ऊपर सेंट्रलाइज्ड पावर का उपयोग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा, ये स्टेट के एक टायरानिकल नेचर को फिर रिप्रेजेंट कर देगा, एक्सपोज कर देगा। तो स्टेट कभी भी पावर को, या फिर एक सेंट्रलाइज्ड पुलिसिंग पावर को जो है वो यूटिलाइज आपके ऊपर नहीं करेगी। तो इसलिए अब स्टेट करती क्या है? स्टेट सर्वेलेंस को यूज करती है ताकि आपकी बायो पावर को, खास करके आपकी पॉपुलेशन को, आपके देखने के नजरिए को बदला जा सके। वही जो है वो हमें ईरान के अंदर भी देखने को मिला है कि स्टेट ने इस चीज को लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि हम आप लोगों को सर्वेलेंस के नीचे रख सकते हैं। जब किसी भी इंसान को या फिर किस पॉपुलेशन को, कम्युनिटी को सर्वेलेंस के नीचे रखा जाता है, इट क्रिएट्स द पैनोप्टिकन इफेक्ट। पैनोप्टिकन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस डिवाइस के जरिए आपको यह खदशा होता है कि मुझे सर्वेलेंस के नीचे रखा जा रहा है, जिसके अंदर आपके ज्यादातर कम्युनिकेशन डिवाइसेस आ जाते हैं, ये कैमरा आ जाता है, मोबाइल फोन्स आ जाते हैं, लैपटॉप्स आ जाते हैं, तो लोग अपने आप को सेल्फ सेंसर करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग ऐसी कुछ बात नहीं कहेंगे किसी के साथ, किसी के सामने भी, जो कि सरकार की निगरानी के अंदर जो है वो उनको रख सके। लोगों को यह खदशा लगना शुरू हो जाता है, लोगों को यह पता चलना शुरू हो जाता है कि सरकार जो है वो लोगों को कैटेगराइज कर रही है, और खास करके वो लोग जो कि हाई रिस्क जोन्स के अंदर आते हैं, या फिर जिनको रिस्की एसेट्स जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनके लाइफ के ऊपर प्रभाव पड़ता हुआ लोग खुद देखते हैं। तो इसलिए अगर लोगों के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा होता भी है
कि ये सरकार जो है वो हमारे खिलाफ कर रही है या फिर सरकार जो है वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रही, लोग डायरेक्टली जो है वो अपने सेंटीमेंट्स को सामने नहीं रखते। और इस तरीके से एक जो एक्सप्लिसिट पब्लिक ओपिनियन है, सरकार उसको बदलती है। इस तरीके से सरकार आपकी बायो पावर यानी कि आपकी डेमोग्राफी, आपके सोचने के तरीके को बार बार डिसिप्लिन करती रहती है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा डिलिंक्वेंट हो जाता है तो सरकार अपनी सेंट्रलाइज पावर, पुलिसिंग पावर जो है वो यूज करेगी, उसकी पब्लिक हैंगिंग्स करेगी, या फिर उसको जो है वो बड़ा ही प्रॉम्प्टिव एक्शन के तहत जो है वो कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाती है, टॉर्चर करती है, ताकि आपके सामने जो है वो एक पनिशमेंट का डर जो है वो रखा जाए। तो इस तरीके से सरकार सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड पावर दोनों चीजों को यूज करती है ताकि आपको डिसिप्लिन किया जाए। तो ये तो है मिशेल फूको, जिन्होंने ये समझाया कि क्यों ईरान के अंदर जो इंटरनेट डिसरप्शंस हैं दे आर इंपॉर्टेंट। लेकिन एक सवाल इसके अंदर आता है कि सरकार ऐसे काम लीगली कैसे कर सकती है? क्या सरकार सच में पब्लिक एक्सिक्यूशंस जो है वो कर सकती है? लोगों को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हैंग कर सकती है? क्या सच में ऐसा हो सकता है? तो इसी चीज को समझाने के लिए दूसरा लेंस आता है जॉर्जियो अगम्बेन का। जॉर्जियो अगम्बेन कहते हैं कि सरकार ये एक्सेप्शंस क्रिएट करती है, इन एक्सेप्शंस को कंस्ट्रक्ट करती है। वो कहती है दैट दीज आर सर्टन एग्जाम्पली सर्कमस्टांसेस या फिर दे आर सर्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। जॉर्जियो अगम्बेन इसी चीज को द स्टेट ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं। वो कहती है कि इन दी सर्कमस्टांसेस हमारी सॉवरेनिटी को थ्रेट है, हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। अगर इस मूवमेंट को कर्टेल ना किया गया तो धीरे धीरे जो है वो हमारा देश ही खत्म हो जाएगा। इस तरीके से जो ये एलिमेंट्स हैं या फिर ये जो लोग हैं उनको एंटी नेशनल करार कर दिया जाता है। उनके खिलाफ जो है वो एक पब्लिक ओपिनियनिंग जो है वो बनानी शुरू कर दी जाती है, ताकि सरकार इन लोगों को धीरे धीरे पनिशमेंट की तरफ जो है वो ले जाए, या फिर कुछ प्रॉम्प्टिव एक्शंस जो है वो इनके खिलाफ लिए जाते हैं इन दिस स्टेट ऑफ एक्सेप्शन। एंड व्हाट अबाउट द पीपल जिनके खिलाफ सरकार जो है वो इन प्रॉम्प्टिव एक्शंस को लेती है? जॉर्जियो अगम्बेन कहते हैं दैट दे आर ट्रीटेड एज द बेयर लाइफ। बेयर लाइफ आर दोज पीपल in the state of exception who are ripped away of their each and every right। उनके सारे अधिकार जो है वो छीन लिए जाते हैं, सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं, एंड इवेंचुअली धीरे धीरे एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस जो है वो इससे निकलते हैं। दीज अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस आर कि सरकार एक बार ऐसे कुछ एक्शंस उन लोगों के खिलाफ अगर करना शुरू कर देती है तो सरकार को भी आदत पड़ जाती है, सरकार खुद भी उस चीज की आदी हो जाती है कि कोई बात नहीं, हम ये एक्शंस या फिर ये प्रॉम्प्टिव एग्जीक्यूशंस जो है वो कर सकते हैं, हम इंटरनेट को शट डाउन कर सकते हैं। और धीरे धीरे सरकार जो है वो और ज्यादा डिक्टेटरशिप की तरफ जो है वो बढ़ती जाती है, और जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनका उल्लंघन जो है वो होता रहता है। ये बेसिकली जॉर्जियो अगम्बेन का जो है वो मानना था। इस तरीके से मिशेल फूको और जॉर्जियो ने हमें यह समझाया कि जब आपके पास एक रेबेलियन, सोशल मूवमेंट या फिर एक अनरेस्ट चल रहा होता है, उस वक्त सरकार जो है वो किस तरीके से पेश आती है। अब बात आती है कि लोग किस तरीके से अपना रेजिस्टेंस कैरी ऑन करते हैं। इस चीज को समझाने के लिए असफ बाया को हम जो है वो यूज करते हैं। उन्होंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स नॉन मूवमेंट का जो है वो कंसेप्ट दिया। व्हाट इज स्ट्रीट पॉलिटिक्स? असफ बाया का यह मानना था कि लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक्सप्लिसिटली सरकार के खिलाफ जाके जो है वो खड़े हो जाते हैं। मूवमेंट एक बहुत ही, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको कैप्चर कर लिया जाता है, उसके बाद मूवमेंट बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड हो जाती है।
इसी चीज को असफ बाया कहते हैं दैट दिस इज द नॉन मूवमेंट। नॉन मूवमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास धीरे धीरे मूवमेंट जो है वो स्ट्रीट्स के अंदर जानी शुरू हो जाती है। कुछ भी होता है, किसी की शहादत होती है, कुछ भी होता है, तो लोग जो हैं वो अपने शॉप्स को क्लोज कर देते हैं। कभी जो है वो कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स को जो है वो अटेंड करने के लिए सब लोग, सारी कम्युनिटी जो है वो इकट्ठी हो जाती है। वहां पे कुछ आइटम्स यूज किए जाते हैं, कुछ स्टायर्स यूज किए जाते हैं सरकार के खिलाफ। और इस तरीके से छोटे छोटे एक्सप्रेशंस के जरिए ये जो नॉन मूवमेंट है, ये मूवमेंट को ओपनली जो है वो जिंदा रखती है। तो इस तरीके से असफ बाया जो है वो कहते हैं कि धीरे धीरे लोग जो है वो अडेप्ट कर जाते हैं स्टेट के इस पावर डायनामिक्स को। लोग खुद इन दोज रिचुअल्स आपस में मिलते हैं और ये लोग जो है वो बेसिकली नए स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि किस तरीके से अगला मूव जो है वो उनका किया जाए। तो इस तरीके से आसाफ बाया जो है वो हमें ये समझाते हैं कि मूवमेंट कभी भी कोलैप्स नहीं करती, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से नॉन मूवमेंट के अंदर बदल जाती है। अब मूवमेंट जो है वो स्ट्रीट्स के अंदर चली गई। अब स्ट्रीट्स के अंदर क्या होगा, इसी चीज को जेम्स सी स्कॉट अपने पर्सपेक्टिव द क्वाइट रेजिस्टेंस के थ्रू जो है वो समझाते हैं। उन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स दिए इसी के अंदर। द फर्स्ट वॉज द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंफ्रा पॉलिटिक्स एंड द हिडन ट्रांसक्रिप्ट्स। इंफ्रा पॉलिटिक्स का मतलब क्या है कि जब रिबिलियन धीरे 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 इंफ्रा लेवल के ऊपर चला जाता है, वही चीज कि वो स्ट्रीट के लेवल के ऊपर चला जाता है, ठीक है। और आपके पास ना सिर्फ लोग गैदर होते हैं इन दी मॉर्निंग रिचुअल्स, या फिर आपके पास अलग अलग जगह के ऊपर लोग गैदर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग जो है लोक गीत बनाते हैं, लोग आइटम्स बनाते हैं, लोग थ्योरीज बनाते हैं, लोग रूमर्स बनाते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दोज थ्योरीज, विद द हेल्प ऑफ दोज रूमर्स, लोग जो है वो कभी भी ये भूलते नहीं है कि सरकार ने उनके साथ क्या किया था। एंड देन उसी के साथ साथ देयर इज अ इंफ्रा पॉलिटिक्स, लोग सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं। एक इंफ्रा लेवल के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बननी स्टार्ट हो जाती हैं। और इस तरीके से जो आपके पास जेम्स सी स्कॉट हैं वो समझाते हैं कि मूवमेंट जो है वो कभी भी बंद नहीं होती है। लोग एक कम्युनिटी सर्विस जो है वो क्रिएट करेंगे, अपने जो डाउन ट्रॉडन हैं, जो अफेक्टेड हैं उस रिबिलियन से, उस रिवोल्ट से, उसकी जो है वो मदद करेंगे। इस तरीके से इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो वी सी दैट पीपल नॉट ओनली अडैप्ट बट दे विल क्रिएट देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी तहत जो है वो मैनुअल कास्टल द बैटल ऑफ कनेक्शंस का कंसेप्ट देते हैं। वो कहते हैं कि इसी तरीके से लोग एक दूसरे के साथ एकजुट होने के लिए अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली जब इंटरनेट जो है वो वहां पे वो लोगों ने देख लिया कि सरकार इस चीज को ट्रैक कर सकती है, सरकार इस चीज को शट डाउन कर सकती है, तो लोग धीरे धीरे कुछ अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ जो है वो आ जाएंगे। कुछ अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी जो है वो अडाप्ट करनी स्टार्ट कर देंगे। ये स्टारलिंक भी हो सकता है या फिर और कुछ कम्युनिकेशन चैनल्स जो है वो हो सकते हैं। और इस तरह से आपके पास ये जो नेटवर्क बैटल है ये अल्टरनेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो इस तरीके से सरकार बार बार हथकंडे जो है वो अपनाती है, अपनी पॉलिसीज बनाती है, अपनी स्ट्रेटजीज बनाती है कि कैसे इन मूवमेंट्स को जो है वो रोका जा सके। लेकिन ये मूवमेंट्स जो है वो कभी स्ट्रीट तो कभी एवरीडे डिफाइंस के अंदर जो है वो बदल जाती हैं। और इस तरीके से हम इन सोशल मूवमेंट्स को या फिर इन रेबिलियंस को जो है वो देख सकते हैं। और इस लेक्चर का ये मोटिव नहीं था कि आपको जो है वो ईरान का रेबिलियन या फिर ईरान का रेवोल्यूशन जो है वो कुछ समझाया जाए, उसका थ्योरेटिकल जो उसकी हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है उसको समझाया जाए। रादर हमारा जो है वो ये मकसद था कि एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक सोशल मूवमेंट, एक रेजिस्टेंस को किस तरीके से जो है वो पोर्ट्रे किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, उस चीज़ को जो है वो हम आपके सामने रख पाएं।
Thank you very much.